नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित, इस मुद्दे के साथ कि 2023 के विधानसभा चुनाव को क्या वाकई 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब हैं हमारे साथ, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में 1 मिनट हम देते हैं अपने तमाम पैनलिस्ट को। और आलोक शर्मा साहब, शुरुआती 60 सेकंड आपके लिए इस सवाल के साथ कि माइक्रो मैनेजमेंट या जातीय जनगणना, क्या है जीत का मंत्र इस बार कांग्रेस पार्टी का? देखिए, मुझे लगता है कि चारों राज्यों में, अनुराग जी, पांचों राज्यों में अलग अलग अपने अपने राज्यों की परिस्थितियां हैं। 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर हम सत्ताधारी हैं, 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर हम विपक्ष में हैं। तो केवल ये कहना कि किसी एक मुद्दे पर किसी भी 5 राज्यों में इकट्ठा चुनाव हो जाएगा संभव नहीं है। अलग अलग राज्य की अलग अलग स्ट्रेटेजी रहेगी। राजस्थान के अंदर पूरी तरह से जो हमने काम किया है, जो तमाम गहलोत सरकार की योजनाएं हैं, उसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। वही चीज छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से तमाम योजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, उसके आधार पर हम आगे जाएंगे। 20 सेकंड और है आलोक शर्मा, आप चाहें तो बोल सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि शायद मेरे 60 सेकंड्स पूरे हो गए। और मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से चोरी की सरकार बनाई और जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने व्यापम से लेकर तमाम बड़े बड़े घोटाले किए, हम विपक्ष में हैं और हम विपक्ष की भूमिका के तौर पर चुनाव मैदान में जाएंगे। ठीक, शिवम त्यागी, 60 सेकंड आपके लिए इस सवाल के साथ कि पीएम के चेहरे पर चुनाव क्या जीत दिलाएगा ये सियासी दांव? देखिए, गजब स्थिति हो गई है घमंडिया गठबंधन वालों की कि 5 राज्यों में चुनाव है और 60 सेकंड भी बोलने के लिए मतलब मसाला नहीं है। तो मतलब कैसे चुनाव जीतेंगे, क्या जीतेंगे? तैयारी तो खैर यही दिखाई दे गई। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जहां तक प्रधानमंत्री के चेहरे का मामला है, देश में कहीं पर भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी इस देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है। और जहां तक जिस तरीके से हमारे विकास कार्य रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के विषय में रही हो, चाहे छत्तीसगढ़ में इनका हालत खराब होना रहा हो, चाहे महादेव स्कैम जिस तरीके से अभी चल रहा है, आपने देखा होगा किस तरीके से अंधकार में लाखों लोगों को पहुंचा दिया है और किस तरीके से वहां पर जो मीडिया एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री के, उन तक जो है जांच पहुंच चुकी है। चाहे और तो और मतलब गोबर में ही घोटाला कर लिया है। मतलब मुझे लगता है कि कोई ऐसा विषय इस हिंदुस्तान में शायद बचा हो कि घमंडिया वालों को वो डिपार्टमेंट दिया जाए और वहां अगर घोटाला ना मिले। चाहे वो राजस्थान का विषय हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का विषय हो, किस तरीके से चीजों को गुड़ गोबर करना है, तो उस मामले में तो राजस्थान से, इस मामले में तो कांग्रेस से बेहतर कोई समझता ही नहीं। और जहां तक बात मध्य प्रदेश की, हम वहां पर रिपीट करेंगे, 2/3 बहुमत के साथ फिर से वापस आएंगे और बाकी राज्यों में भी हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस का स्टैंड इस देश ने देखा है। ठीक है, राहुल देव सर, क्या इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखना सही होगा, जरूरी होगा? नहीं, जरूरी तो नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले कई वर्षों और चुनावों से हमने देखा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में अंतर करना हमारी देश की जनता जानती है और खूब अच्छे से जानती है। और हम ये कई बार देख चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में जिनको जीत मिलती है वो लोकसभा में हार जाते हैं, जो हारते हैं वो लोकसभा में जीत जाते हैं। तो बीजेपी के साथ तो हमने ये देखा ही है, राजस्थान में देखा, बाकी जगह भी देखा है। तो इसलिए इसको देश के मैं कहूँगा स्थानीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर देश की जनता के मूड के एक परिणाम के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन इससे लोकसभा चुनाव के लिए अगर हम नतीजे निकालेंगे तो शायद वो गलत होगा, भ्रामक होगा। ठीक है सर, 20 सेकंड और हैं आपके पास। राहुल सर, कुछ और आप एनालाइज करना चाहें तो? नहीं, एक बाकी तो देखिए, हम जानते हैं कि राजस्थान की परंपरा रही है, वो हर 5 साल में सरकार बदलते हैं, तो वहां पर बदलाव का समय है ऐसा मुझे लगता है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान दोनों जगह पर दोनों पार्टियों के बीच में वोटों का अंतर बेहद ही कम रहा है। तो बहुत रोचक होगा ये देखना कि क्या होता है। मध्य प्रदेश में 3 बार इनकी सरकार रह चुकी है, तो उसके बाद शायद बदलाव की वहां हम। आलोक जी, आपने कहा कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे होंगे, लेकिन अभी हमने राहुल गांधी को सुना, वो कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना के साथ है, सर्वसम्मति से इस पर फैसला लिया गया है। ये माना जा रहा है कि मोटे तौर पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो पूरा चुनावी प्रचार है कांग्रेस पार्टी का, वो जातीय जनगणना के इर्द गिर्द ही ज्यादा रहने वाला है। अशोक गहलोत ऐलान कर चुके हैं, कमलनाथ वादा कर चुके हैं।
देखिए, मुझे लगता है कि पिछले एक साल से हम चुनाव प्रचार की पूरी तरह से तैयारी में हैं और विभिन्न राज्यों में जो जो हमारी योजनाएं हैं उनको हम लेकर आए हैं। उनकी चुनाव के ऊपर पूरा प्रभाव दिखाई दे रहा है। किस तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो भी योजनाएं आई हैं, आरोप लगाने वाले लोग आरोप लगाते रहते हैं। बीजेपी ने कहा 350 करोड़ का घोटाला हो गया गोबर के अंदर, लेकिन जिन लोगों को गोबर जैसी सोच हो उनको ये पता ही नहीं होता है कि केवल 18 करोड़ का गोबर खरीदा गया और 18 करोड़ की खरीद में 350 करोड़ का घोटाला कैसे हो गया। खैर, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। दोनों राज्यों में जहां पर हमारी सरकार है वहां पर भाजपा हमारी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है और उसके अंदर जन आक्रोश रैली निकाली, ना जन आया ना आक्रोश आई। हालत ये थी कि सूरतगढ़ के अंदर लोग, पत्रकार महोदय ने पूछा कि साहब 12 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है, 1200 लोग नहीं जुटा पाए आप। वही मैं पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में भी अभी देख कर आया हूं, चाहे वो बस्तर हो और चाहे वो अंबिकापुर हो, चाहे सरगुजा हो, कहीं पर हो, पूरी तरह से कांग्रेस की लहर दोनों राज्यों में मैं खुद पर्सनली गया हूं, दोनों राज्यों में मैंने स्वयं देखी है। जहां तक बात मध्य प्रदेश की है तो मोदी साहब की रैलियों में कुर्सियां खाली हैं और 54 मिनट के भाषण में मोदी जी अभी भी मध्य प्रदेश में 18.5 साल शासन करने के बाद 51 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं और कांग्रेस को कोसते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको उतारने का प्रयास किया जाता है। मुख्यमंत्री जो 18.5 साल तक इतना मजबूत मुख्यमंत्री रहा, मुझे लगता है उसको जब टिकट नहीं देने के इशारे आते हैं तो पता चल जाता है कि किस सरकार ने काम किया है और किसने नहीं किया है। पूरी तरह से भाजपा इन 5 राज्यों के चुनाव में 5-0 होगी। आलोक जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन शिवम त्यागी, जिन राज्यों में आप विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं वहां पर आपने चेहरे का सार्वजनिक ऐलान नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी समझ रही है कि जमीन पे हालात ठीक नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। नहीं, मैं मानता हूं कि कहीं पर भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस दुनिया का सबसे फेमस चेहरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया भर में है। और मैं फिर से घूमकर वहीं पर आऊंगा, जैसा आलोक जी ने कहा, अब जो लोग गोबर ही खा गए हों घोटाले में, उनकी सोच गोबर से आगे बढ़े तो वो तो मुझे लगता है ऐसा तो संभव नहीं है। आप देखिए ना, 2161 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, उसमें भी ईडी ने चार्जशीट फाइल, उसमें भी ईडी ने जो है एक आदमी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पीएससी घोटाला कर लिया, उसके अलावा कोयला लेवी घोटाला कर लिया। घोटालों पे घोटाले, उसकी वजह है छत्तीसगढ़ के विषय में ज्यादातर खबरें जो है राष्ट्रीय मीडिया में जगह नहीं बना पाती। उसकी वजह यह है कि राज्य में जिस तरीके से हालात हुए हैं, और मैं फिर से वहीं आता हूं। लेकिन शिवम, महादेव, मेरा सवाल बीच में छूट गया। शिवम, मेरा सवाल बीच में छूट गया। क्या स्थानीय चेहरा अगर इन आवाजों को बुलंद तरीके से उठाता तो ज्यादा असरदार नहीं होती बात? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपकी टीम में जो सबसे ज्यादा किसी प्लेयर की एक्सेप्टेबिलिटी है, जिसकी सबसे ज्यादा मान्यता है, जिसको सबसे ज्यादा माना जाता है, मुझे लगता है किसी भी टीम को उसको लेकर ही आगे जाना चाहिए। अब इसमें हमारी गलती नहीं है कि जो हमारे सामने पार्टी लड़ रही है उनका जो राष्ट्रीय नेता है वो इतना नेतृत्व है, वो इतना कमजोर है कि वो अलावा मजाक के कुछ बनवाते ही नहीं है। तो मैं मानता हूं कि हमारे पास नेता है, नीति है, नियत है, और जाहिर है जिन राज्यों में यह है, चाहे वो राजस्थान रहा हो, चाहे वो कन्हैया की हत्या से लेकर लॉ एंड ऑर्डर का विषय रहा हो, चाहे वो तमाम चीजें रही हो, चाहे छत्तीसगढ़ में स्कैम्स की एक भरमार रही हो, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे और जीत कर वापस आएंगे। ठीक है राहुल सर, आपने कहा कि देखिए विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर ना देखा जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हम सबके सामने हैं। लेकिन इन राज्यों में बीजेपी का चेहरा ना उतारना, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है? देखिए, इन राज्यों में संकट तो है बीजेपी के सामने, और जैसे राजस्थान को लें, राजस्थान में दोनों पार्टियों के सामने संकट है, आपस में खींचतान है। मध्य प्रदेश में एक अजीब भ्रम की स्थिति हो गई है। मैं नहीं जानता, आखिर जाहिर है कि कोई न कोई बीजेपी के पास एक रणनीति होगी, कोई सोच समझ के ही उन्होंने किया होगा। हो सकता है कि कई बड़े चेहरों को उतारने का एक प्रयोग कर रहे हो कि इनमें से सबको एक खुली छूट है, जो जितना अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर इस तरह की सीटें आती हैं तो ये प्रयोग हो सकते हैं जी। और ये बात सही है कि कई जगह बीजेपी ने, सभी पार्टियों ने ये किया है, जहां जरूरत उनको लगती है वहां वो चेहरा रखते हैं, जहां जरूरत लगती है वहां नहीं भी रखते हैं। तो इससे कोई एक सूत्र निकालना उसकी जरूरत मुझे लगती नहीं है। हर प्रदेश के हिसाब से हर पार्टी अपनी एक अलग रणनीति बनाती है। ठीक है, तो कहीं पे फायदा होगा, कहीं पे नुकसान होगा, ये देखने की बात। लेकिन आलोक शर्मा, आपको प्रदेश की बात करें तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। जी
आलोक शर्मा, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं? मतलब राजस्थान जैसा राज्य है जहां पर 30 साल से लगातार सत्ता बदलने का रिकॉर्ड हम देखते आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं इस बार हम रिवाज को बदल देंगे। तेलंगाना जैसा सूबा है जिसको बनाने का क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाता है। हमने देखा था किस तरीके से संसद में बिल पास हुआ था और तब से लेकर आप तक आप तेलंगाना में सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए हैं। चुनौती आपके लिए भी कहीं ज्यादा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को फिलहाल छोड़ दें तो देखिए अनुराग जी, बिल्कुल चुनौती सबके लिए है। केवल घमंडी लोग इस तरह का दंभ भर सकते हैं कि दूसरे घमंडी हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने कहीं पर भी ऐसा कहा है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। चेहरे की बात जहां तक है, चेहरा तो मोदी जी का हिमाचल और कर्नाटक में भी था और उसके बाद इन्हीं के आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि केवल हिंदुत्व के आधार पर और मोदी जी के चेहरे के आधार पर अब हम आगे के राज्य के चुनाव नहीं जीत सकते। और स्वाभाविक है कि मोदी जी को भी अब बताना पड़ेगा, भाई 10 साल हो गए, आपने क्या किया? महंगाई कम की क्या? बेरोजगारी कम की क्या? तेलंगाना की जहां तक बात स्पेशली है, तेलंगाना राज्य हमने दिया, जरूर वहां पर एक बीजेपी की बी टीम बैठी हुई है जिसने सिद्ध कर दिया वो एनडीए में शामिल होना चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने शायद ये समझा होगा कि दो वहां पर प्रतिद्वंदी रहेंगे तो वोट डिवाइड हो जाएगा। एक बी टीम बीआरएस है, सी टीम जो है उनकी ओवैसी है, तो कहीं ना कहीं वोट डिवीजन का फायदा मिलेगा। लेकिन तेलंगाना का अभी पिछले 3-4 दिन से जिस तरह के सर्वेज आ रहे हैं, जिस तरह के डाटा आ रहे हैं, जो हमारी इंटरनल रिपोर्ट आ रही है, हमें लगता है 119 में से हम 65 से 70 के बीच में तो वर्तमान में हैं और आने वाले दिनों में इस आंकड़ा और बढ़ेगा। केसीआर की कल सभाओं में जिस तरह से आपस में धक्का मुक्की हुई और सीटें खाली रही और केसीआर नाराज होके गए, मुझे लगता है पूरी तरह से तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है और मिजोरम में हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं। आलोक शर्मा, 30 सेकंड में थोड़ा बता दीजिए, फिर मैं शिवम के पास जाऊंगा। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल है? मतलब पायलट वर्सेस गहलोत, सिंहदेव वर्सेस बघेल, क्या सब कुछ सामान्य है इस चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है मैं सिंहदेव साहब के साथ अभी अंबिकापुर से परसों तरसों ही आया था और तमाम मेरी लगभग 1-1.25 घंटा बात उनसे इसी मुद्दे पर हुई। कहीं पर मुझे किसी तरह का मनभेद नजर नहीं आया। जरूर बीच में कुछ चीजें रही थी और उसके बाद डिप्टी सीएम बनने के बाद वो सब चीजें सॉल्व हुई। और अभी 1 घंटे पहले की सचिन पायलट जी की स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे तो इतनी सकारात्मक स्टेटमेंट है और ग्राउंड पर भी जिस तरह से जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो सीपी जोशी हों, चाहे गहलोत जी हों, चाहे वो हमारे सचिन पायलट जी हों, सब लीडर्स मिलकर जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे कहीं पर कोई संशय नजर नहीं आ रहा है कि जिस तरह की बीजेपी में सर फुटअव्वल हो रही है, जिस तरह से पता चला कि अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी जयपुर से लौट आए, कांग्रेस में ऐसा कहीं कुछ नहीं। ठीक है शिवम, आप मुस्कुरा रहे थे अभी कुछ देर पहले जब आलोक शर्मा जी कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बार बार जातिगत जनगणना का जिक्र कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो ट्रम्प कार्ड हो सकता है इस चुनाव। देखिए, पहले राजस्थान से ही सबसे शुरू करते हैं। राजस्थान को लेकर महंगाई के परिप्रेक्ष्य में आलोक जी ने कहा कितनी शानदार बात है। अगर मैं बात करूं इसी साल की, तो अगस्त की जो महंगाई औसत दर रही वो 6.8 थी। सिर्फ राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा 8.6 थी जी। महंगाई पर कभी वहां भी काम कर लिया करो, कभी बेरोजगारी पर वहां भी काम कर लिया करो। राज्य में बैठे हो बंटाधार किए जा रहे हो, और लाल डायरी में पता नहीं किस किस के क्या क्या घोटाले हैं, क्या क्या छुपा हुआ है, देश को जरा बता दो एक बार। मैं तो कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का मामला यहां पर रहा है, 66,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के जो है चिट्ठे उसमें निकले हैं। खनन से लेकर तमाम 1000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का जिक्र है। महिला सुरक्षा पर इनकी खुद की विधायक दिव्या मदेरणा जी ने क्या कहा था, ये देश जानता है। क्या हालात इनके राजस्थान में इन्होंने किए हुए हैं, किस तरीके से जितनी भी वहां पर हिंसाएं होती हैं। लेकिन 50% ओबीसी है राजस्थान में जी, 50% ओबीसी है राजस्थान। तो ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देते कहां है, ये बताइए ना। वो कह रहे हैं हम कराएंगे जनगणना। मुझे मामला है रिप्रेजेंटेशन का, रिप्रेजेंटेशन कितना देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अपने मंत्रालयों से लेकर, अपनी जगहों से लेकर, चीजों से लेकर, देश को ओबीसी प्रधानमंत्री से लेकर पिछड़ाओं की केंद्रीय मंत्रियों में अगर हम बात करें तो हर जगह जो रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो तो आज तक नहीं दे पाए हैं। मुझे लगता है शिकूफा छोड़ना अच्छा है। जब सरकार में होते हैं तो करा भी लेते हैं, 5,000 करोड़ खर्च भी कर देते हैं, बावजूद उसके डेटा बाहर नहीं कर पाते। और जब पूछा जाता है सवाल तो कहते हैं कि नहीं हम काश कर पाते, कुछ नहीं होता है। जब आप आओगे फिर ऐसे ही जनता को राहुल सर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों में 40 से 50% के आसपास ओबीसी, और राहुल गांधी का आज भी कहना कि हम जातिगत गणना कराएंगे। क्या वाकई ये ट्रम्प कार्ड होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, या बीजेपी के पास इसकी काट है प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर?
कांग्रेस को इससे फायदा तो जरूर मिलेगा। कांग्रेस को और गैर भाजपा दलों को इससे फायदा मिलेगा। इन तीनों की अगर बात करें और हम आगे लोकसभा के हिसाब से भी बात करें तो निश्चित रूप से, क्योंकि अभी बीजेपी की एक छवि ये बन रही है कि वो जाति गणना के आंकड़े बाहर खोलने की इच्छा उसमें नहीं है, उसको रोकना चाहती है। और बाकी बिहार ने इसकी शुरुआत कर दी है, अभी उड़ीसा में आने वाला है, कर्नाटक में आने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की सरकार है इसमें अब आगे बढ़ के ये करेंगी। तो अब अगले चुनाव, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो और उससे पहले विधानसभा चुनावों में भी पिछड़े वर्गों की जो जाति है, जो राजनीति है और उनके हित, ये शायद सबसे बड़ा आख्यान होंगे। तो इसकी काट दूसरे धार्मिक आख्यान से ही हो सकती है। तो वो देखना होगा कि इन दोनों आख्यानों में किसकी बाजी लेकिन इन सब के बीच में राहुल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि, दो में से सबसे प्रमुख मुद्दा ये राहुल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि और उनका चेहरा कितना बड़ा फैक्टर आपको नजर आता है? हमने इससे पहले बीते 8-9 सालों में कई स्टेट्स ऐसे देखे हैं जहां पर खुद बीजेपी मान रही थी कि वो चुनाव हार सकती है, लेकिन फिर जब जीत के नतीजे आए तो बताया गया कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के करिश्मे की वजह से। राहुल देव सर, निश्चित रूप से बीजेपी के पास जो मैं कहूंगा सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है वो तो प्रधानमंत्री का चेहरा ही है और उनकी भाषण शैली है, उनकी अपनी निजी लोकप्रियता और छवि है। हालांकि ये बात हम देख चुके हैं कि वो सब जगह काम नहीं करती। हिमाचल में काम नहीं किया उसने कर्नाटक में काम नहीं किया, बंगाल में काम नहीं किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो निश्चित रूप से बड़ी एक असेट है बीजेपी का। और विपक्ष के पास अभी उसकी टक्कर का कोई चेहरा और नाम नहीं है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। ठीक है। आलोक शर्मा, फाइनल कमेंट। जब बीजेपी बताएगी कि देखिए अगर 23 में आपने हरा दिया हमको तो 24 में मुश्किल हो जाएगी, कैसे जवाब दे पाएंगे आप जब लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से है? देखिए, चेहरे से ही शुरू करते हैं। मोदी जी 2014 के बाद लगभग 35 से 40 राज्यों में चुनाव हारे। चेहरा तो वहां पर भी था। दिल्ली देश की राजधानी है, मोदी जी यहीं रहते हैं, 3 चुनाव हारे हैं 2014 के बाद। ये तो मुझे लगता है चेहरा जो था वो पूरी तरह से आरएसएस ने भी नकार दिया है। और चेहरा अगर केवल झूठ ही बोलता हो, झूठ ही उगलता हो, तो देश की जनता अब समझ चुकी है। जिस तरह से चेहरे के ऊपर तमाम राज्यों में चुनाव हारे हैं, ये हार मान ली है कि 18 साल हमने एक मुख्यमंत्री को ढोया, हमने एमपी का भट्टा बैठाया और उसके बावजूद हम उसको चेहरा नहीं बना पा रहे हैं, उसके बावजूद चेहरा बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है ये प्रयोग इनका फेल होगा। लाल डायरी का जिक्र मोदी साहब जैसे प्रधानमंत्री करते हैं, इतने कद के व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठे हुए। लाल डायरी की नहीं, लाल सिलेंडर की चर्चा हो रही है राजस्थान में कि 500 रुपए में मिल रहा है। ठीक है। 25 लाख का बीमा मिल रहा है, 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा मिल रहा है, पेंशन गुजरात से ज्यादा मिल रही है। ये राजस्थान की वेलफेयर स्कीम, बीजेपी मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना का ऐलान, छत्तीसगढ़ में वकील का वेलफेयर प्लान, कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सिर्फ यही है कि जहां तक चुनाव हारने और जीतने की बात कही आलोक जी ने, 45 में से 40 चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी, बावजूद उसके आपकी पार्टी की बागडोर उसी नेता के हाथ में है। तो मुझे लगता है यहां पर रिपोर्ट कार्ड देने की तो आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी चुनाव में जाती है, चाहे वो मध्य प्रदेश का विषय रहा हो, चाहे वो केंद्र का विषय रहा हो, हम तो रिपोर्ट कार्ड देते हैं। अगर राजस्थान में बहुत शानदार काम किया है और है हिम्मत तो कहिए अशोक गहलोत जी को जरा आकर अपने घोटालों का ही रिपोर्ट कार्ड दे दे, और भी कुछ नहीं, क्योंकि वैसे तो कुछ किया नहीं। अलावा हिंसाओं के, अलावा धार्मिक उन्माद के, अलावा घोटालों के, अलावा महिला सुरक्षा पर सुपर फेलियर होने के बाद, अलावा इन तमाम चीजों के, महंगाई, बेरोजगारी, सब चीजों में तो जवाब दे ही नहीं सकते। लाल डायरी में क्या क्या घोटाले लिखे थे वही बता दो आकर कम से कम देश की जनता को। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, ये देश अच्छे तरीके से इस बात को जानता और समझता है। मध्य प्रदेश में भी ये लोग रहे हैं, जो इस बार पहली बार का वोटर होगा वो जानता होगा। उसने शायद मध्य प्रदेश उस तरीके से नहीं देखा हो, लेकिन किस तरीके से गुंडागर्दी से लेकर किस तरीके से खड्डों में सड़क और किस तरीके से बिजली पानी और तमाम चीजों के हालात थे, किस तरीके से पर कैपिटा इनकम पर कितना बुरी तरीके से बीमारू राज्य में मध्य प्रदेश आता था, जहां पर हम उसको लेकर आए हैं। उसके उलट राजस्थान और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यह साबित करता है कि कांग्रेस को अगर आप एक म्यूनिसिपैलिटी की भी सीट दे देंगे तो ये गारंटी है वहां पर भी ये घोटाला करके ही बाहर निकलेंगे। मुझे लगता है प्रदेश और देश से इनको कोई लेना देना है नहीं। अल्टीमेटली पैसा इकट्ठा होकर जो है एक फर्स्ट फैमिली को जाना चाहिए इस देश के, और यही इनका अल्टीमेट एम भी रहा। आलोक जी, खत्म करना है मुझे शो, 20 सेकेंड। आलोक शर्मा, देखिए, राजस्थान में पर कैपिटा इनकम में 16वें नंबर पे थे, आज दूसरे नंबर पर हम चले गए हैं जीडीपी ग्रोथ रेट में।
छत्तीसगढ़ में भी यही सिचुएशन है। और जहां तक बात है बेरोजगारी की और तमाम चीजों की, 10 पॉइंट नीचे आए 36% से 26% पे लेके आए राजस्थान को। ठीक है। और जबकि हरियाणा में जहां इनकी सरकार है वहां पर 3 गुना से ज्यादा वहां पर बेरोजगारी दर बढ़ गई। ये 66 महंगाई और करोड़ के बेरोजगारी पर बात करे, 1000 करोड़ के खनन के पट्टे, जितना नकारात्मक 2000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का जिक्र है उदय सागर झील में, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये जो भ्रष्टाचार में लूटा है इसका भी तो हिसाब दे दो। देश के प्रधानमंत्री को लज्जा आनी चाहिए कि जिस लाल डायरी का आप जिक्र करके आए थे उस पर आज तक एफआईआर क्यों नहीं। आलोक जी माफ कीजिएगा, वक्त खत्म हो गया। शिवम त्यागी, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। अभी तो तारीखों का ऐलान हुआ है, आने वाले वक्त में सियासी पारा किस तरीके से चढ़ेगा इस पर हर वोटर की नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट लाइव में जुड़ने के लिए।